क्लास 11। तो मैंने बादल को घिरते देखा है, इस कविता को मैंने आपको समझाया था। काफ़ी लंबी काव्य है ये आपके अंतरा के पुस्तक में। इसके रचयिता हैं नागार्जुन और ये कवि परिचय में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। नागार्जुन कवि परिचय टिक करा दिया था मैंने, आप याद कीजिएगा लिख करके। बादल को गिरते देखा है, इसके सारे व्याख्या मैंने आपको लिखवा दिए थे, उसको भी आपको लिख के याद करना है। आज मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि प्रश्नोत्तर भी आएंगे। आपको प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखना है, उसके बाद इसको याद भी करना है। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया? तो बादल कभी जब घुमर के आते, उमड़ के आते, तो कभी सुंदर लगते, कभी डरावने लगते। इसके विषय में कवि ने एक काव्य लिखा है जो आपकी इस पुस्तक में है। तो कवि ने पावस ऋतु में उमस से व्याकुल होकर मैदानी क्षेत्रों से आए हंसों द्वारा झीलों के श्यामल नील जल में तैरते हुए कमल नाल के भीतर के कोमल तंतु को खोजने को आकर्षक वर्णन दिया है। तो यहाँ पे बात की गई है पावस ऋतु, बरसात के आप मान लीजिए भादो महीना, सावन के बाद जो आता है बारिश का जो महीना, जिसमें उमस होती है, उसकी जो गर्मी होती है, उस गर्मी के समय में जो मैदानी क्षेत्र में हंस रहते हैं, वहाँ पे तो उसे जल वगैरह नहीं मिलता, तो वो झीलों की तरफ आ जाते हैं। श्यामल यानी कि नीले रंग का जो तालाब है उसमें वो आते हैं और कमल के नाल के भीतर से जो कोमल तंतु है उसको खोजने का प्रयास करते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो जो रस है वो उनको काफ़ी प्रिय होता है। इसका एक आकर्षक वर्णन किया है लेखक ने, ये पहला आप लिखिएगा। दूसरी ओर वसंत ऋतु की रमणीय सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों पर प्यार भरी छेड़छाड़ करते चकवा चकई का भी वर्णन किया। तो चकवा चकई एक ऐसे पक्षी हैं जिनको श्राप मिला हुआ है कि वो रात भर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। सवेरे जब वो मिलते हैं तो वो सरोवर यानी कि तालाब के किनारे जो शैवाल है, हरे रंग की जो काई होती है, उस काई पर बैठकर एक दूसरे को चोंच मारते हैं। और चोंच मारने को लेखक ने प्यार भरी छेड़छाड़ का नाम दिया है। बताते हैं कि चकवा चकई वहाँ पे प्यार भरी छेड़छाड़ करते हैं। तो यह वर्णन भी एक तरह से काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है। तीसरा, उन्होंने बर्फीली घाटियों में अपनी नाभि की सुगंध से भ्रमित होकर दौड़ते हुए कस्तूरी मृग अपने ऊपर चिढ़ने का भी सुंदर वर्णन किया है। कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी हिरन जो होती है, उसके नाभि में कस्तूरी की खुशबू आती है। जब वो खुशबू उसे आती है तो उसे ऐसा लगता है कि आसपास में कहीं पे कस्तूरी है। उस सुगंध से भ्रमित होकर, कंफ्यूज्ड होकर के वो सारे जंगल में उसे ढूंढ लेती है, पर उसे वो सुगंध यानी वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। इससे वह अपने आप पे चिढ़ जाता है। इस चिढ़ने का भी काफ़ी सुंदर वर्णन किया है लेखक ने। तो मैं इसे आपको पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। उन्होंने कालिदास के मेघदूत, घनपति, कुबेर और अलकापुरी का भी स्मरण किया है। तो कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, उसमें कुबेर और उनकी अलका नगरी का भी वर्णन किया गया है। इसके बारे में भी इस काव्य में बताया गया। तो आप ये 3-4 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी और रहने दीजिए, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रणय कलह से आप क्या समझते हैं, इनका क्या तात्पर्य? प्रणय कलह का मतलब होता है प्रेम भरी टकरार, यानी कि प्रेम में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे प्रणय कलह कहा जाता है। प्रेमी युगल परस्पर प्रेम से हल्की फुल्की तकरार यानी छेड़छाड़ द्वारा भी आनंदित होते हैं। मतलब एक दूसरे को कुछ कह देते हैं, थोड़े बहुत लड़ लेते हैं, तो उसे प्रणय कलह कहा जाता है। यद्यपि देखने में तो वो विवाद सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ा कर रहे हैं, परंतु वो झगड़ा होता नहीं, वो एक विवाद की तरह होता है। इसे प्रणय कलह कहा जाता है, परंतु उसमें अपार स्नेह रहता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है? जब कस्तूरी मृग को पूरे जंगल में कहीं कस्तूरी नहीं मिलता तो अपने से चिढ़ जाता अपने ऊपर। कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर से मादक सुगंध निकलती है। वह समझता है कि यह सुगंध बाहर से कहीं आ रही है। उस सुगंध की खोज वह तेजी से दौड़ने लगता है, परंतु उसे हर समय अपने पास ही वो महसूस होती है। उसका स्रोत उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तब वह अपने ऊपर चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को यानी उस कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाता, इसीलिए वो अपने ऊपर चिढ़ जाता है। चिढ़ने का क्या कारण है वो आपको पूरे पॉइंट्स में लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आ जाती है? हिमालय पर भ्रमण करते हुए कवि उस स्थल पर पहुंच जाता है, मतलब हिमालय पे वो भ्रमण यानी घूम रहा है, तो एक ऐसे स्थान पे पहुंचता है जिसे संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत काव्य है में अलकापुरी के रूप में चित्रित किया। तो उस स्थान को वो अलकापुरी यानी कुबेर की माया नगरी के रूप में चित्रित किया हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि वहीं निवास करने वाली विरहनी यक्षिनी ने आकाश में छा रहे बादल को दूत बनाकर अपने प्रवासी प्रियतम को संदेश भेजा था। तो एक विरहनी यानी प्रेम में बिछड़ी हुई विरहनी थी, प्रेमिका थी यक्षिनी, जिसने आकाश में छा रहे बादल को अपना दूत बनाया था और कहा था जो मेरा प्रियतम है, जो प्रवास में है, दूसरे स्थान में है, तुम उसके पास मेरा संदेश लेकर के जाओ। तो उस मेघ को दूत बनाकर भेजा था। उस मेघदूत के बारे में भी यहाँ पे बात करता है लेखक। वो कहता है कि वहाँ आकाश में छाए बादलों को देखकर कवि वही मेघदूत याद आ जाता है। परिणाम स्वरूप उसे मेघदूत की कल्पना करने वाले कालिदास की भी याद आ जाती है। तो कालिदास ने मेघदूत के बारे में लिखा था, इसलिए उस मेघ को देखकर मेघदूत की और साथ कालिदास की भी उसे याद आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने महामेघ को झंझानेल से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, यह क्यों कहा है? तो कवि ने महामेघ यानी बहुत बड़े से बादल को झंझानेल यानी कि नीले रंग के करंट होता है ना, जैसे आप बादलों को टकराते हुए देखते हो तो एक बिजली जब कड़कती है तो नीले रंग की कड़क आपको दिखाई देती है आकाश में, उसे झंझानेल कहते हैं। और गरज गरज कर आपस में यानी बादल जब टकराते हैं तो उसको कहते हैं गरज गरज कर भिड़ते देखा है। इसलिए कहा है क्योंकि उसने मेघों को कई बार भीषण रूप में देखा है। बादल यूं तो सफ़ेद रंग के जब आकाश में होते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, उसकी आकृति भी बड़ी अच्छी लगती है। यही बादल जब काले होकर छा जाते हैं और एक दूसरे से टकराकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं और साथ ही नीले रंग की झंझानेल छोड़ते हैं, यानी नीले रंग का करंट जो इसमें दिखता है, तो ये बहुत डरावना लगता है। अर्थात उसने भीषण वर्षा अपनी आँखों से देखी और उसके बाद ज़ोर की बारिश ने अपने आँखों से देखी है। किसने? लेखक ने। इससे कवि के प्राकृतिक प्रेम तथा ज्ञान का पता चलता है। तो कवि प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्रेम करता है और साथ ही साथ प्रकृति का ज्ञान भी रखता है। आकाश में छाए हुए सुंदर और आकर्षक बादलों का अत्यधिक विकराल और भयानक रूप भी होता है। यही आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, यही बादल जब सुबह के समय जब छाए हुए नहीं होते, सफ़ेद रंग के बादल दिखाई देते हैं तो कितना सुंदर लगता है। ये बर्फ़ के टुकड़े के समान लगता है, कभी किसी आकृति के समान लगता है। तो जो बादल अपने शांत रूप में मन को आनंदित करते हैं, यानी ये मन को खुश करने का काम करते हैं, ये वही बादल हैं जब भयंकर रूप से टकराते हैं और गरजते हैं तो मनुष्य के मन में एक डर भी उत्पन्न हो जाता है। जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो हर एक इंसान को उस बादल के गरजने से एक डर भी मन में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 तक मैंने आपको समझा दिया है। इनके प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अनिवार्य है। ये आपके वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जाए। धन्यवाद।